नमस्कार। नमस्कार। इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। बिल्कुल। 1857 भारत के लिए मुझे लगता है एक ऐसा ही साल था। हाँ, और आज हम इसी उथल-पुथल भरे दौर की थोड़ी गहरी पड़ताल करेंगे कि 1857 में आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और उसका असर क्या पड़ा। क्या ये सिर्फ जैसे कहा जाता है सिपाहियों का गुस्सा था नहीं नहीं, या अंग्रेजी राज के खिलाफ एक बड़ी चुनौती थी? देखिए सच तो ये है कि ये लगभग 100 साल से जो असंतोष जमा हो रहा था ना, हाँ, ये उसका नतीजा था। 100 साल से। अच्छा, जी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं, हाँ उन्होंने समाज के हर तबके को मतलब किसी न किसी तरह से प्रभावित किया था। हाँ। और 1857 में वो सब एक साथ फट पड़ा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस घटना को देखा कैसे जाता है, मतलब इसे कहते क्या है? नाम भी तो कई हैं इसके। हाँ, ये जानना जरूरी है क्योंकि नाम ही अपने आप में अलग अलग कहानी बताते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे अक्सर सिपाही विद्रोह कहा। सिपोल म्यूटिनी। जी, सिपोय म्यूटिनी। हाँ। जैसे कि ये बस सेना तक ही सीमित था। जबकि भारत में इसे महान विद्रोह भी कहा गया है। 1857 का संग्राम, और वीर सावरकर ने तो इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। हाँ बिल्कुल। तो ये नाम ही दिखाते हैं कि यहाँ इसे एक ज्यादा बड़े पैमाने पर देखा जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये घटना के स्वरूप और उसकी गहराई पर क्या कहते हैं अलग अलग सोच को दिखाता है। शुरुआत भले ही सिपाहियों से हुई, लेकिन जल्द ही इसमें आम लोग भी शामिल हो गए। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा संगठित प्रतिरोध था। तो आखिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इतनी बड़ी आग भड़काई? हमारे स्रोतों में तो कई कारण बताए गए हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक भी। जी हाँ। राजनीतिक वजहों से शुरू करें तो अंग्रेजों की वो जो विस्तारवादी नीति थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण थी। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने कई राज्यों को बस नाम का स्वतंत्र छोड़ा था। असल ताकत तो कंपनी के पास आ गई थी। हाँ, हस्तक्षेप बढ़ गया था। जी। और फिर आए लॉर्ड डलहौजी, उनकी हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसने तो मतलब गोद लेने की जो पुरानी भारतीय परंपरा थी उसे ही अमान्य कर दिया। और इसी के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, फिर झांसी, नागपुर, कितनी रियासतें सीधे अंग्रेजी राज में मिला ली गईं। बिल्कुल। और अवध अवध का विलय तो 1856 में कुशासन के बहाने से किया गया, जबकि वो तो वफादार माने जाते थे अंग्रेजों के। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका था। इस एक कदम ने न सिर्फ नवाब को हटाया, बल्कि हजारों की संख्या में सैनिक, दरबारी, कर्मचारी सब बेरोजगार हो गए। और यही अवध बाद में विद्रोह का एक बड़ा गढ़ बना। और इसके साथ ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। हाँ। मुगल बादशाह का नाम सिक्कों से हटाने की कोशिश हुई, उनके पद और सम्मान को कम करने की कोशिशें हुई। तो शासक वर्ग में ये भावना फैली कि अंग्रेज हर भारतीय सत्ता को मिटा देना चाहते हैं। ये तो हुई राजनीतिक बातें, लेकिन आम प्रशासन के स्तर पर डे टू डे में भी दिक्कतें थीं क्या? निश्चित रूप से। अंग्रेजी प्रशासन का जो तरीका था वो भारतीयों के लिए बिल्कुल नया था और अक्सर मतलब मुश्किल पैदा करता था। सबसे बड़ी शिकायत तो ये थी कि भारतीयों को चाहे वो कितने भी काबिल क्यों ना हो, ऊंचे पदों से दूर रखा जाता था। भेदभाव साफ था। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि न्याय प्रणाली भी बहुत महंगी थी, धीमी थी और पक्षपातपूर्ण लगती थी लोगों को। आम आदमी के लिए उसे समझना ही मुश्किल था। और ये कि भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। जी, ये तो सरासर नस्ली भेदभाव था। सही बात है। और फिर जमीन से जुड़े मुद्दे थे, जैसे इनाम में मिली हुई जमीनें थीं, मतलब जो पहले के शासकों ने दी थी, उनकी जांच के लिए इनाम कमीशन बना दिया। कई जमीनें छीन ली गईं, तालुकदारों की जमीनें जब्त की गईं, तो जमींदार वर्ग भी नाराज हुआ। और भ्रष्टाचार की भी बातें सुनने में आती हैं, जैसे नजराना या बेगार। हाँ, ये शिकायतें भी थीं। नजराना यानी एक तरह की घूस, और बेगार मतलब बिना पैसे के काम करवाना। तो कुल मिलाकर प्रशासन पर भरोसा कम हो रहा था। तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण तो थे ही, लेकिन समाज और धर्म में जो अंग्रेजों का दखल था उसने भी माहौल बिगाड़ा होगा। बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति रवैया अक्सर नस्लीय भेदभाव वाला था। वो खुद को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। ये बात लोगों को चुभती थी। साथ ही जो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हो रहा था, उससे कुछ लोग, खासकर जो रूढ़िवादी थे, उनको अपनी संस्कृति पर खतरा महसूस हुआ। हाँ, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई गई,
या कन्या भ्रूण हत्या पर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। अब देखिए, ये सामाजिक सुधार थे, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी तबके ने इसे अपनी परंपराओं में सीधी दखलंदाजी माना। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर 1850 में एक कानून आया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इससे क्या हुआ कि अगर कोई धर्म बदल के ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। अच्छा। पहले ऐसा नहीं होता था, तो लोगों को लगा कि ये तो धर्म बदलने को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर ईसाई मिशनरियों को भी धर्म प्रचार की खुली छूट मिली हुई थी। स्कूलों, अस्पतालों, यहाँ तक कि जेलों में भी धर्मांतरण की कोशिशों की अफवाहें फैलीं। इससे ये डर बैठ गया कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। हाँ, ये डर बहुत गहरा था। दिलचस्प बात यह है कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी जो नई तकनीकें थीं, उनको भी शक की निगाह से देखा गया। जी, लोगों को लगा कि ये सब उनकी जाति व्यवस्था, उनके सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने के तरीके हैं, कि एक ही डिब्बे में सब साथ सफर करेंगे, तार से पता नहीं क्या जादू टोना होगा। तो एक तरह का अविश्वास था। और ये डर और अविश्वास तब और बढ़ गया होगा जब आर्थिक परेशानियां सिर पर खड़ी हों। बिल्कुल। अंग्रेजों की जो लगान नीतियां थीं वो बहुत सख्त थीं। टैक्स बहुत ज्यादा था और वसूली भी बड़ी कड़ाई से होती थी। किसान बेचारे महाजनों के कर्ज में डूबते जा रहे थे, कई अपनी जमीनें खो रहे थे। और उधर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। हाँ। तो ब्रिटेन का सस्ता मशीन से बना कपड़ा भारत आने लगा। हाँ। उसने यहाँ के बुनकरों, कारीगरों का काम एकदम ठप कर दिया। हाँ। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। यही है वो धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसका जिक्र दादा भाई नौरोजी ने बाद में किया। भारत का पैसा, भारत का कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा था और वहां से तैयार माल आकर यहीं बिक रहा था, यहीं के उद्योगों को बर्बाद कर रहा था। तो खेती पर बोझ बढ़ता जा रहा था, उद्योग खत्म हो रहे थे और ऊपर से बार बार अकाल पड़ रहे थे। जी, स्थिति बहुत खराब थी किसानों की। ये गुस्सा धीरे धीरे गांव-गांव में फैल रहा था। और क्योंकि सेना में ज्यादातर सिपाही इन्हीं किसान परिवारों से आते थे, तो जाहिर है ये गुस्सा बैरकों तक भी पहुंच गया होगा। सैनिकों के अपने क्या कारण थे? सेना में तो भेदभाव की कहानी और भी साफ थी। भारतीय सिपाही संख्या में बहुत ज्यादा थे, करीब 87% सेना भारतीय थी। अच्छा, 87%? हाँ, लेकिन उनके साथ बर्ताव दोयम दर्जे का होता था। तनख्वाह कम, तरक्की के मौके लगभग ना के बराबर। अंग्रेज अफसर अक्सर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। और धार्मिक मामलों में भी दखल की बात थी, जैसे पगड़ी पहनने या तिलक लगाने पर रोक की कोशिशें हुई। जी हाँ, ऐसी कोशिशें हुई जिससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। उनको लगा कि उनके धर्म का अपमान हो रहा है। फिर 1856 में वो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी आया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। हाँ, उसके तहत सिपाहियों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी लड़ने भेजा जा सकता था। और समुद्र पार जाना कई हिंदुओं के लिए धर्म के विरुद्ध माना जाता था। बिल्कुल। और 1854 में एक और काम हुआ। सिपाहियों की जो मुफ्त डाक सेवा थी वो बंद कर दी गई। अब ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन सिपाहियों के लिए ये जरूरी थी, अपने घर चिट्ठी भेजने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर असंतोष बढ़ा रही थीं। और अवध के विलय का जिक्र हमने पहले किया था, उसका असर सेना पर भी बहुत पड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे सिपाही तो अवध से ही थे। हाँ बिल्कुल, बंगाल आर्मी में तो अवध के सिपाहियों की भरमार थी। उनके मन में अपनी रियासत छीनने का गुस्सा था, और शायद क्रेमिया और अवलान युद्धों में अंग्रेजों को जो नुकसान हुआ था, उससे ये भ्रम भी टूटा कि अंग्रेज अजेय हैं, उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो ये सारे कारण, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक, ये सब मिलकर एक तरह से बारूद जमा कर रहे थे। बिल्कुल। बस एक चिंगारे की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई नई एनफील्ड राइफल के रूप में, दिसंबर 1856 में। हाँ, वो एनफील्ड राइफल। उसके जो कारतूस थे, उन्हें बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और देखते ही देखते ये अफवाह तेजी से फैली कि इन कारतूसों के ऊपर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी है। बस, इसने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों को एकदम भड़का दिया। उन्हें लगा कि ये जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। जी हाँ, यही वो तात्कालिक कारण बना जिसने विद्रोह की आग लगा दी। अंग्रेज अफसरों ने समझाने की कोशिश की, बाद में वो कारतूस वापस भी लिए गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। और फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, अपने अफसर पर हमला कर दिया। हाँ, उन्हें फिर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन आग बुझी नहीं। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। उन्हें बड़ी सख्त सजा दी गई,
10-10 साल की कैद। और अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ में बाकी सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को छुड़ा लिया, अंग्रेज अफसरों को मारा, उनके घरों को जला दिया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। कुछ स्रोतों में वो कमल और रोटी का जिक्र भी आता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि विद्रोह से पहले गांवों में कमल का फूल और रोटी एक गांव से दूसरे गांव भेजे गए थे। ये शायद विद्रोह के संदेश या तैयारी का एक गुप्त तरीका रहा होगा। ये दिखाता है कि शायद कुछ हद तक योजना बनाने की कोशिश हुई थी, भले ही वो पूरी तरह कामयाब ना हुई हो। तो मेरठ से ये चिंगारी उठी और फिर ये आग कहाँ-कहाँ फैली? ये बहुत तेजी से फैली, मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में। आप देखिए, पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक इसका असर दिखा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, फैजाबाद, बिहार में आरा, ये कुछ बड़े केंद्र बन गए विद्रोह के। दिल्ली में क्या हुआ? मेरठ के सिपाही जब दिल्ली पहुंचे, हाँ, वो सीधे लाल किले पहुंचे और उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। एक तरह से उन्हें मजबूर किया नेतृत्व करने के लिए। हालांकि असली कमान शायद जनरल बख्त खान के हाथ में थी। जी, बख्त खान ही असल में सैन्य नेतृत्व संभाल रहे थे। लेकिन दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा ज्यादा दिन नहीं रहा। अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। सितंबर 1857 तक जॉन निकोलसन, जो खुद इस लड़ाई में मारे गए, के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। और बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। उनके बेटों और पोतों को तो अंग्रेज अफसर हडसन ने गोली मार दी थी। बहुत क्रूरता हुई। अच्छा, लखनऊ में भी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। अवध की राजधानी थी वो। बिल्कुल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कदर को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ डट गई। काफी समय तक लखनऊ उनके नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे हेनरी लॉरेंस, वो वहीं घेराबंदी में मारे गए। लेकिन आखिर में मार्च 1858 में सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे का नाम बहुत आता है। हाँ, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और अजीमुल्ला खान। वहां भी शुरू में विद्रोही हावी रहे। जी, शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजों को हराया, लेकिन फिर जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल ने मिलकर कानपुर वापस जीत लिया। नाना साहब भी शायद नेपाल भाग गए, पर तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। वो गुरिल्ला युद्ध करते रहे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? बिल्कुल, उनका नाम तो आज भी मतलब वीरता का पर्याय है। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। डलहौजी की उसी हड़प नीति के तहत रानी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और हथियार उठा लिए। उनका मुकाबला जनरल ह्यूरोज से हुआ था। जी, सर ह्यूरोज की सेना से उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी। जब झांसी हाथ से निकलने लगी तो वो अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ निकलकर कालपी पहुंची और फिर ग्वालियर में उन्हें तात्या टोपे का साथ मिला। हाँ, तात्या टोपे भी वहां पहुंच गए थे। दोनों ने मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। वहां के जो शासक थे सिंधिया, वो अंग्रेजों के वफादार थे। उन्हें भागकर आगरा में शरण लेनी पड़ी। लेकिन ये जीत भी ज्यादा टिक नहीं पाई। नहीं, ह्यूरोज ने ग्वालियर पर भी हमला किया। जून 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ह्यूरोज ने खुद उनकी बहादुरी की तारीफ की थी। और तात्या टोपे का क्या हुआ? तात्या टोपे बच निकले और लगभग 1 साल तक अंग्रेजों को छकाते रहे। लेकिन अप्रैल 1859 में कहते हैं कि उनके एक साथी मान सिंह ने विश्वासघात किया और उन्हें पकड़वा दिया। उन्हें फिर फांसी दे दी गई। विश्वासघात। अच्छा, बिहार में भी काफी तगड़ा प्रतिरोध हुआ था। हाँ, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में उन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया और कमाल की बहादुरी दिखाई। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को हराया। 80 साल की उम्र में? जी। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन आखिरकार विलियम टेलर और विंसेंट आयर जैसे अंग्रेज अफसरों ने वहां भी विद्रोह को दबा दिया। इनके अलावा भी कई और नेता थे अलग अलग जगहों पर। हाँ, बहुत से थे। जैसे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें डंका शाह भी कहते थे, उन्होंने बड़ा मजबूत प्रतिरोध किया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे। बरेली में खान बहादुर खान थे, जो रोहिलखंड के पुराने शासक के वंशज थे। राजस्थान में कोटा में जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह किया। मतलब ये काफी फैला हुआ था।
तो फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर फैलने और इतनी बहादुरी दिखाने के बावजूद ये विद्रोह आखिर सफल क्यों नहीं हो पाया? हमारे स्रोत इसके क्या कारण बताते हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब, सिंध, राजपूताना के ज्यादातर हिस्से, कश्मीर, ये सब इलाके या तो शांत रहे या अंग्रेजों के साथ। जी बिल्कुल, पंजाब और गोरखा सैनिकों ने तो बल्कि विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की बहुत मदद की। और सिर्फ इलाके ही नहीं, कई बड़े शासक भी अंग्रेजों के वफादार बने रहे। जैसे हैदराबाद के निजाम, मैसूर, त्रावणकोर के राजा, कश्मीर के शासक, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नेपाल के मंत्री सर जंग बहादुर, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग ने तो बाद में कहा भी था कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान में तरंग रोधकों का काम किया, मतलब ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म। अगर ये भी साथ दे देते तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो मतलब एक तरह की एकता की कमी थी और शायद नेतृत्व का भी मुद्दा रहा होगा। हाँ बिल्कुल, एक केंद्रीय सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे और नाम मात्र के नेता थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये सब बहुत बहादुर थे, अपने अपने इलाकों में बहुत प्रभावी थे, पर पूरे आंदोलन को एक साथ लेकर चलने वाला, एक दिशा देने वाला कोई एक नेता नहीं उभर पाया। सबकी अपनी अपनी लड़ाई ज्यादा थी। और संसाधनों का अंतर तो रहा ही होगा। वो तो बहुत बड़ा अंतर था। विद्रोहियों के पास न तो आधुनिक हथियार थे, न पर्याप्त गोला बारूद, न पैसा। उनके मुकाबले अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, एक संगठित और प्रशिक्षित सेना थी, पैसा था, और सबसे बढ़कर उनके पास रेलवे, डाक और तार जैसी आधुनिक संचार व्यवस्था थी। हाँ, इससे वो तेजी से सेना और सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। बिल्कुल, विद्रोही आपस में उतना समन्वय नहीं कर पाए जितना अंग्रेज कर पाए। एक और बात कही जाती है कि समाज के सभी वर्गों का साथ भी नहीं मिला। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। खासकर जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, और बंगाल के जमींदार, ये लोग काफी हद तक विद्रोह से अलग रहे। कई ने तो खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी राज उनके हित में है या विद्रोह से अराजकता फैलेगी। तो मतलब ये सिर्फ सिपाहियों या कुछ राजाओं जमींदारों का विद्रोह बन के रह गया, एक व्यापक जन आंदोलन नहीं बन पाया पूरी तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और एक निश्चित उद्देश्य और भविष्य की योजना का भी अभाव था। अंग्रेजों को हटाने के बाद क्या होगा, कैसी शासन व्यवस्था होगी, इस पर कोई साफ सोच या सहमति नहीं थी। अलग अलग नेता शायद अपने अपने पुराने अधिकार वापस चाहते थे। तो विद्रोह असफल रहा अपने तात्कालिक लक्ष्य में, लेकिन क्या इसका कोई असर नहीं हुआ? क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन ये भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना साबित हुई। इसका सबसे बड़ा और सीधा नतीजा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। अच्छा, कंपनी राज खत्म हो गया। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश का शासन नहीं चलाया जा सकता। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। तो प्रशासन में क्या बड़े बदलाव आए? गवर्नर जनरल का पद बदल गया? गवर्नर जनरल अब वॉयसराय कहलाने लगा। वॉयसराय यानी क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, वही पहले वॉयसराय बने। और लंदन में भारत के मामलों को देखने के लिए एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल यानी भारत परिषद बनाई गई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र भी पढ़ा गया था। उसमें कुछ वादे किए गए थे। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। उसमें कहा गया कि अंग्रेज अब भारत में अपने राज्य का और विस्तार नहीं करेंगे। मतलब वो जो हड़प नीति थी, उसे खत्म कर दिया गया। अच्छा, विलय की नीति खत्म। जी, भारतीय राजाओं के अधिकारों, उनके सम्मान और उनकी गरिमा का ध्यान रखने का वादा किया गया। उन्हें गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया। लोगों के धार्मिक मामलों में दखल न देने का भरोसा दिलाया गया। और यह भी कहा गया कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ धर्म, जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। हालांकि ये नौकरियों वाला वादा शायद पूरी तरह कभी निभाया नहीं गया। हाँ, व्यवहार में भेदभाव जारी रहा। हाँ, लेकिन घोषणा में ये बातें कही गईं। और सेना में तो जरूर बड़े बदलाव हुए होंगे, क्योंकि विद्रोह की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। हाँ, सेना का तो पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया।
सबसे पहला काम ये किया कि सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। बंगाल आर्मी में जहां विद्रोह सबसे ज्यादा था, अब हर 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक रखने का फैसला हुआ। मद्रास और बॉम्बे आर्मी में यह अनुपात 3 पर 1 का रखा गया। मतलब अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। जी। और जो तोपखाना था, आर्टिलरी, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। और भर्ती की नीति में भी बदलाव आया। बिल्कुल। अब फूट डालो और राज करो की नीति सेना में भी खुलकर अपनाई गई। सैनिकों को उनकी जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रेजिमेंटों में बांटा गया, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि उनमें आपसी एकता न पनप सके। हाँ, वो लड़ाकू जातियों, मार्शल रेसेस वाला कॉन्सेप्ट यहीं से मजबूत हुआ। जी बिल्कुल। जिन समुदायों ने विद्रोह में साथ दिया था, जैसे अवध के लोग या बिहार के, वहां से भर्ती कम कर दी गई। और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे गोरखा, सिख, पठान, उन्हें लड़ाकू जाति बताकर सेना में ज्यादा भर्ती किया जाने लगा। ये सब सिफारिशें पील कमीशन नाम की एक कमेटी ने की थी। तो ये बड़े संरचनात्मक बदलाव थे। इनके अलावा समाज पर या अंग्रेज भारतीय रिश्तों पर क्या असर पड़ा? एक बहुत दुखद नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो शक और अविश्वास था, वो और गहरा हो गया। नस्लीय कड़वाहट बहुत बढ़ गई। अंग्रेज अब भारतीयों पर पहले से भी कम भरोसा करते थे। और फूट डालो और राज करो की नीति और तेज हो गई होगी। हाँ, अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो उनका राज खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, अलग अलग जातियों और क्षेत्रों के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिशें और तेज कर दी। इसका असर हमें बाद के सालों में साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या इस विद्रोह ने भविष्य के लिए कुछ सकारात्मक नींव भी रखी? हाँ। क्या इसका कोई पॉजिटिव पहलू भी था? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, भले ही ये विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में नाकाम रहा, लेकिन इसने अनजाने में ही सही भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। अच्छा, वो कैसे? इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एक साझा दुश्मन, अंग्रेजी राज के खिलाफ खड़ा किया। भले ही सबके कारण अलग अलग थे, लेकिन दुश्मन एक था। इसने लोगों में एक तरह की अखिल भारतीय चेतना जगाने की शुरुआत की। तो ये भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। बिल्कुल। 1857 के जो नायक नायिकाएं थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। इसने ये दिखा दिया कि अंग्रेजी राज को चुनौती दी जा सकती है, उनसे लड़ा जा सकता है। इसने लोगों के मन से अंग्रेजों की अजेयता का भय कुछ हद तक कम किया। तो हाँ, ये भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार कर गया। आखिर में संक्षेप में ये भी देख लेते हैं कि इतिहासकार इस पूरी घटना को कैसे याद करते हैं, कैसे देखते हैं। क्या इस पर सबकी एक राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं और नजरिए समय के साथ बदले भी हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, कई पुराने ब्रिटिश इतिहासकार जैसे सर जॉन लॉरेंस या सीले इसे महज एक सिपाही विद्रोह मानते थे, जिसका कोई गहरा राष्ट्रीय चरित्र नहीं था। कुछ ने इसे ईसाइयों के खिलाफ धर्म युद्ध या सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहकर भी पेश करने की कोशिश की। जेम्स आउट्रम और टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नतीजा बताया, जबकि भारतीय दृष्टिकोण अक्सर इसे ज्यादा व्यापक नजर से देखता है ना? जी हाँ, भारत में खासकर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे एक बड़े पैमाने के विद्रोह के रूप में देखा। वी.डी. सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये नाम बहुत प्रचलित हुआ। हाँ, हालांकि सभी भारतीय इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। जैसे आर.सी. मजूमदार का मानना था कि ये न तो पहला था, न ही पूरी तरह राष्ट्रीय था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। उनका तर्क था कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और कई महत्वपूर्ण हिस्से इससे अछूते रहे। और एस.एन. सेन, उनकी किताब 1857 भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी, एस.एन. सेन भारत सरकार द्वारा नियुक्त इतिहासकार थे। उनका मानना था कि ये विद्रोह धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसने जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार इसे शोषित किसानों और सैनिकों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ एक मिलाजुला संघर्ष मानते हैं। तो आप देख सकती हैं इस पर कितनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह कई जटिल कारणों का नतीजा था। राजनीतिक विस्तारवाद, प्रशासनिक खामियां, सामाजिक धार्मिक चिंताएं, आर्थिक शोषण और जाहिर है सैनिक असंतोष। बिल्कुल। ये उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में फैला। इसमें कई बहादुर लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन एकता की कमी,
एक संगठित नेतृत्व की कमी, संसाधनों की कमी और सभी वर्गों का साथ न मिलने के कारण ये अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। हाँ, ये इसका सार है। लेकिन इसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म कर दिया, भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ, प्रशासन और खासकर सेना में बुनियादी बदलाव लाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने अनजाने में ही सही भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद की जमीन तैयार कर दी। आज की हमारी चर्चा के स्रोतों को खंगालने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या 1857 सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक घटना है, या इसकी गूंज, इसका असर आज भी हमारी सोच, हमारे समाज और शायद हमारी राजनीति में कहीं ना कहीं सुनाई देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान को प्रभावित करता रहता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।